नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल उत्तराखंड टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख प्रश्नों के ऊपर। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आप लोगों के साथ में भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर जो है चर्चा परिचर्चा की है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस टॉपिक्स नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके उन सारे प्रीवियस टॉपिक्स को भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। चंदों के समय में छयोड़ा और छयोड़ियां थे। आपके ऑप्शन से भू राजस्व से संबंधित कर, मंदिरों में काम करने वाले अधिकारी, चंद राजाओं के घरेलू नौकर अथवा दास या दासियां, या फिर चंदों के समय के प्रमुख अधिकारी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दैट इज चंद राजाओं के समय में जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते थे या जो स्लेव्स होते थे, उन स्लेव्स को दास यानी कि दास को छयोड़ा और दासियों को छयोड़ियों के नाम से जानते थे। रही बात चंदों के लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, तो आप लोगों को बता दूं कि चंदों के समय में एक भाग कर प्रकार का जो है टैक्स होता था, और ये जो भागा टैक्स होता था इसको टोटल प्रोडक्शन के 1/6 के रूप में वसूला जाता था। यह भी प्रमुखता से याद रखा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो तालेश्वर अभिलेख की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन से 1915, 1918, 1920 अथवा 1925। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1915 में। 1915 में जो ये तालेश्वर अभिलेख है इसकी खोज हुई थी, और कहा जाता है कि इस अभिलेख के जो संस्थापक थे उनका नाम था Y.R. गुप्ते। तो Y.R. गुप्ते के द्वारा इस अभिलेख को जो है लिखा गया था, ऐसा मान्यता है। वहीं आपको मैं बता दूं दोस्तों कि तालेश्वर अभिलेख जो है, इस अभिलेख का संबंध जो ब्रह्मपुर का पौरव वंश था, ब्रह्मपुर का जो पौरव वंश था, इस पौरव वंश से माना जाता है। और ब्रह्मपुर के पौरव वंश के अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो विष्णुवर्मन प्रथम जो थे, ये विष्णुवर्मन प्रथम जो है इस वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी कैपिटल नो डाउट जो है ब्रह्मपुर थी। ये आप लोग इस प्रश्न के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि यहां पर हम लोग प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो प्रश्न में पूछा गया है उसके जवाब पर फोकस करेंगे। अगर आपको पूरी उत्तराखंड अथवा किसी भी जीएस के टॉपिक पर विषय पढ़ना हो तो आप लोग जो है इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पूरा सब्जेक्ट जो है वहां पर कवर करवा दिया जाएगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों माध्यमों से। खैर चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित दूसरे परिवार के संस्थापक कौन थे? कार्तिकेयपुर राजवंश में जो 3 परिवार हुए हैं उनमें से दूसरे परिवार के संस्थापक पूछे हैं। ऑप्शन से आपके पास बसंत देव, निंबर देव, सलोणादित्य या फिर ईस्ट देव। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि निंबर देव। मैं आपको बता दूं कि कार्तिकेयपुर राजवंश में 3 परिवार हुए हैं, जिसमें से जो पहला परिवार था, इस पहले परिवार के संस्थापक थे बसंत देव। दूसरे परिवार के संस्थापक के रूप में निंबर देव जो है इनका नाम आता है, और जो तीसरा परिवार था, इस तीसरे परिवार के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं यहां पर निंबर देव। और रही बात सलोणादित्य। और रही बात ईस्ट गणदेव की, तो जो ईस्ट गणदेव है ये दूसरे परिवार से संबंधित थे। ये वही ईस्ट गणदेव है जिनके द्वारा जो जागेश्वर में नटराज और लकुलीश मंदिर है, इस नटराज और लकुलीश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और उत्तराखंड के जो लोग थे उनको एक छत्र में लाना या उनको एकीकृत करना, यह कार्य भी ईस्ट गणदेव का माना जाता है। गोपेश्वर त्रिशूल लेक का संबंध उत्तराखंड की किस प्राचीन जनजाति से है? आपके ऑप्शन है कोल जाति, नाग जाति, किरात जाति अथवा खस जाति। तो गोपेश्वर त्रिशूल लेक जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। इसमें कहा जाता है कि गोपेश्वर त्रिशूल लेक में जो नागवंशीय 4 शासक थे उनके नामों का हमें वर्णन मिलता है, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है स्कंद नाग का, दूसरा इसमें शामिल है विभू नाग, तीसरा इसमें आते हैं गणपति नाग, और चौथा नाम आता है इसमें अंशु नाग का। तो ये जो नागवंशीय शासक थे, इन नागवंशीय शासकों की जानकारी का सर्व प्रमुख जो स्रोत है वो है गोपेश्वर का जो ताम्र त्रिशूल लेक है, या गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के प्रमुख साहित्यिक स्रोत काव्य मीमांसा की रचना किसने की थी, या इसके रचयिता कौन थे? आपके ऑप्शन से कालिदास, राहुल सांस्कृत्यायन, राजशेखर या फिर वराहमिहिर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि राजशेखर। राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया जो काव्य मीमांसा है,
इसमें उत्तराखंड की जानकारी हमें मिलती है, प्राचीन जनजातियों की जानकारी हमें मिलती है। रही बात कालिदास के प्रमुख ग्रंथों की, तो आप लोग जानते हैं जैसे ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, ये सब ऐसे मतलब इनके काम है, रघुवंशम है, इनके जो है लेख हैं जिनको साहित्यिक स्रोत के रूप में कालिदास जी के बारे में जान सकते हैं। वहीं राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें तो राहुल सांस्कृत्यायन जी के द्वारा जैसे वोल्गा से गंगा, सर्व प्रमुख और उत्तराखंड की काफी एग्जाम्स में पूछी गई जो इनकी रचना है, वोल्गा से गंगा इन्होंने लिखा है। इसके अलावा हिमालय परिचय, हिमालय परिचय जो है, इस हिमालय परिचय की रचना भी की गई है राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा, परिचय सॉरी, ठीक है। इसके अलावा दोहा कोश इनके द्वारा लिखा गया है, बुद्धचर्या, दर्शन दिग्दर्शन, घुमक्कड़ शास्त्र, शैतान की आंख आदि, ये सारे वर्क किसके हैं? ये है राहुल सांस्कृत्यायन जी के। रही बात वराह मिहिर की, जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से एक है। इनका जो सबसे प्रमुख और सबसे अधिक पूछा गया जो इनका लेख है या जो साहित्य है वो आता है पंच सिद्धांतिका। इस पंच सिद्धांतिका के माध्यम से वराह मिहिर ने 5 सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से सूर्य सिद्धांत सामने आता है, रोमक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, इसी प्रकार से वशिष्ठ सिद्धांत, इसी प्रकार से जो है पौलिश सिद्धांत और पितामह सिद्धांत जो है, ये पितामह सिद्धांत, ये 5 सिद्धांतों की जो एक बुक है उसी को पंच सिद्धांतिका या पंच सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बृहद जातक इन्होंने लिखी है, बृहद संहिता इन्होंने लिखी है, लघु जातक इन्होंने लिखी है। तो आप लोग जब भी कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस में, तो आप लोग न सिर्फ उसके सही जवाब को फोकस करेंगे बल्कि अन्य जो ऑप्शन है उनको भी जान सकते हैं। खैर, इस 5वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि काव्य मीमांसा के जो राइटर हैं वो है राजशेखरा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। कुनिंदों के समय कुनिंदों को द्विज श्रेष्ठ के नाम से किस में उल्लेखित किया गया है? आपको मैं बता दूं कि अलग अलग रचना में या अलग अलग साहित्यों में कुलिंदों के लिए अलग अलग नामों का वर्णन मिला है, और इसमें द्विज श्रेष्ठ नाम से जो पुकारा गया है वो पुकारा गया है महाभारत में। तो महाभारत में कुलिंदों को द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना गया है। वहीं बात करें पाणिनि के अष्टाध्यायी की, तो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में कुलिंद राजवंश को या कुलिंद शासकों को कुलुंद राजा या कुलुंद के नाम से जाना है। वहीं भविष्य पुराण की अगर बात करें दोस्तों, तो भविष्य पुराण में इनको कौनिंद के नाम से जाना गया है, कौनिंद के नाम से जाना गया है। और वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनको जो है कुलिंद के ही नाम से जाना गया है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं जो टॉलमी थे, टॉलमी ने इनको कुलिंड्राइन कहा है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की प्राचीन राजनीतिक शक्ति कुनिंदों की राजधानी कहां थी? आपके ऑप्शन से कालकूट, आपके ऑप्शन से दोस्तों कालकूट, शत्रुघ्न, या फिर 1 और 2 दोनों, या फिर गौविशाण। आपको बता दूं कि जो कुनिंद शासक थे, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो हुआ करती थी कालकूट, जिसे आज आप लोग कालसी के नाम से जानते हैं, देहरादून में एक जगह है। दूसरा इनकी जो कैपिटल थी हरियाणा समीप जो शत्रुघ्न नामक जो जगह थी, ये भी थी, विच मींस जो ये 7वां क्वेश्चन है इसका सही जवाब है बोथ 1 and 2, यानी कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कालकूट थी और बाद में इनकी राजधानी जो अमोघ भूति थे उनकी मृत्यु के बाद कहा जाता है कि ये शत्रुघ्न जो नामक जगह थी वहां शिफ्ट हो गई थी। टिहरी गढ़वाल में मुनि की रेती से प्राप्त 44 स्वर्ण मुद्राएं किस कुषाण कालीन शासक से संबंधित है? आपके ऑप्शन से कनिष्का, वशिष्ठा, हुविष्का या फिर वासुदेवा। इसका सही जवाब अगर आप लोगों से कहें दोस्तों तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि हुविष्का। हुविष्का के समय में 44 जो स्वर्ण मुद्राएं थी ये गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र से मिली थी। और वहीं कनिष्क की बात करें तो कनिष्क की जो मुद्राएं हैं उनको कहते हैं हम लोग नाणक प्रकार की मुद्राएं। तो जो कनिष्क की नाणक प्रकार की जो मुद्राएं थी ये मुद्राएं हमें मिलती हैं कहां से? नैनीताल से। नैनीताल में काशीपुर जो पड़ता है, नैनीताल जो है, इस नैनीताल के समीप जो है हमें यहां से मिली है। वहीं बात करें वासुदेव की तो वासुदेव जो है, वासुदेव प्रथम और वासुदेव द्वितीय, 2 जो है रूलर्स हुए थे किसमें? कुषाण काल के दौर में। जो वासुदेव प्रथम है, इन वासुदेव प्रथम से संबंधित हमें 5 जो है स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं कहां से? बिजनौर जनपद से। जो 5 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं ये मिली हैं बिजनौर से। और वहीं अगर वासुदेव द्वितीय की बात करें तो वासुदेव द्वितीय से संबंधित
3 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं हमें कहां से? गौविषाण से। गौविषाण यानी कि जो नैनीताल है, इस नैनीताल में गौविषाण से हमें 3 जो है स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। तो सारे ऑप्शंस आप लोग जान सकते हैं। और दूसरा क्या है कि टिहरी गढ़वाल से, मुनि की रेती से जो भी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, इनका संबंध कुषाण कालीन राजाओं से थे। ठीक है, कुषाणों के बारे में इतिहास में डिटेल में पढ़ा जाता है दोस्तों। कुजुल कड़फिशस जो थे, उनके द्वारा भारत में कुषाण शक्ति के स्थापना की गई थी। उन्हीं को फाउंडर कहते हैं, कुषाण शक्ति का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बृहत संहिता में किस जनजाति को तंगा कहा गया है? आपके ऑप्शन से किरात, खश, भोटांदिक या फिर शक। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खश जो जनजाति थी, इस खश जनजाति को बृहत संहिता में, अगेन कह रहा हूं, इसके राइटर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके राइटर हैं वराह मिहिर। तो वराह मिहिर ने जो जानकारी दी है प्राचीन जनजातियों की, उसमें जो खश जनजाति है, इस खश जनजाति को तंगा के नाम से जाना गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से मायापुरी किसका प्राचीन नाम है? ऑप्शन है श्रीनगर, हरिद्वार, काशीपुर अथवा कालसी। तो प्राचीन नाम जो है हरिद्वार का कहा जाता है कि मायापुरी है। हरिद्वार को आप लोग मायापुरी के नाम से, गंगा द्वार के नाम से, गंगा द्वार अथवा जो है इसी को कापिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित कोट द्वार के समीप कण्व आश्रम का वर्णन निम्नलिखित में से किस साहित्य में मिलता है? आपके ऑप्शन से अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम या फिर महाभाष्य। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, इस अभिज्ञान शाकुंतलम में जानकारी मिलती है कण्व आश्रम की। आप लोग जानते होंगे इस बात को दोस्तों कि कोट द्वार में जो मालिनी नदी है, इस मालिनी नदी के तट पर कण्व आश्रम है। और इस कण्व आश्रम में जो राजा दुष्यंत और जो शकुंतला थी, इनकी प्रेम प्रसंग की बात की गई है। और यही वो कण्व आश्रम है जहां पर भरत जो थे, जिनके नाम से भारत नाम पड़ा था देश का, उनका भी जन्म हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति कौन सी है? कोल, किरात, खश अथवा भोटांतिक। देखो दोस्तों सवाल क्या पूछ रहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था कि किरात जनजाति जो थी, ये उत्तराखंड की पहली सबसे प्राचीन जनजाति थी। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग शिव प्रसाद डबराल जी की बात करें या अन्य जो है इतिहासकारों की बात करें, तो इन सबका मानना है कि उत्तराखंड की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो कोल जनजाति है। तो जब भी इसका आपसे जवाब पूछा जाएगा एग्जाम में, तो कंफ्यूज यहां नहीं करना है किस बात को लेकर। अगर पूछा कि एज अकॉर्डिंग टू दी जॉर्ज ग्रियर्सन द एंशिएंट ट्राइब ऑफ द उत्तराखंड वॉज, तो आप लिखेंगे किरात। एंड एज अकॉर्डिंग टू दी शिव प्रसाद डबराल या अन्य जो है हमारे पास जो इतिहासकार हुए उनकी बात करेंगे, तो कोल जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति के रूप में आप लोग लिखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस प्राचीन जनजाति को मुंडा या फिर शबर के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन से कोल, किरात, खश अथवा शक जनजाति। तो शिव प्रसाद डबराल जी के शब्दों में अगर सबसे प्राचीन जनजाति की बात करें कोल जनजाति, इसी कोल जनजाति को मुंडा अथवा शबर जनजाति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर से। राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल प्रशस्ति से किन शासकों के नामों का हमें वर्णन मिलता है? ऑप्शन से योधे राजवंश, नाग वंश, यादव वंश या फिर जो है शिव भवानी वंश। इसका सही जवाब है दोस्तों यादव वंश, या जिसको यदुवंशी जो है शासकों के नाम से जानते हैं। जो हमारे पास राजकुमारी ईश्वरा का जो लाखा मंडल से, यानी कि जौनसार भाबर वाला जो एरिया, यहां से जो प्रशस्ति मिली है, उसमें लगभग जो है 12 यादव वंशीय शासकों के नाम की जानकारी मिलती है, जिनमें से इनके फाउंडर जो थे वो माने जाते हैं सैन वर्मन। तो सैन वर्मन, नृपति आर्यवर्मन, देव वर्मन, देव प्रदीप्त वर्मन, ईश्वर वर्मन, वृद्धि वर्मन, सिंह वर्मन, जल वर्मन, यज्ञ वर्मन, अचल वर्मन, दिवाकर वर्मन और भास्कर वर्मन जो है, इन 12 राजाओं की हमें जानकारी मिलती है। जानने योग्य जो प्रमुख लाइन है दोस्तों कि अंतिम के जो 3 राजा हैं, कौन कौन से नाम बताए हैं मैंने? अचल वर्मन पहला, दिवाकर वर्मन, अंतिम 3 की मैं बात कर रहा हूं, दिवाकर वर्मन, और अंत में आते हैं भास्कर वर्मन। इन अंतिम 3 को कंबाइंडली एक साथ जो है घांगल्स के रूप में जाना जाता है। इन्हीं को जो है घांगल की संज्ञा दी गई है। इनमें से भी अगर हम लोग देखें तो जो ये दिवाकर वर्मन है, इनको जो है महाघांगल कहा गया है।
इनको महाघांगल की जो है उपाधि दी गई है। और जो भास्कर वर्मन है, इन भास्कर वर्मन को लाखामंडल इस प्रशस्ति में रिपु घांगल के नाम से जाना गया है। वीर योद्धाओं को इस समय घांगल कहते थे, रिपु यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला जो है भास्कर वर्मन को जाना गया है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। लाखामंडल स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन हैं ईश्वर वर्मन, राजकुमारी ईश्वरा, अचल वर्मन या फिर दिवाकर वर्मन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजकुमारी ईश्वरा। राजकुमारी ईश्वरा ने अपने जो है पति की स्मृति में यानी कि उनकी याद में, कौन थे इनके पति? जिनका नाम था श्री चंद्रगुप्ता। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नहीं है, ये श्री चंद्रगुप्त थे जो थे ये शासक हुआ करते थे कहां के? जालंधर के। तो जो जालंधर था, ये जो जालंधर था, इस जालंधर के शासक, इनकी याद में राजकुमारी ईश्वरा ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था लाखामंडल में। कुनिंद शासकों को कुनिंदरायन के नाम से या कुलिंदरायन के नाम से किसने जो है पुकारा था या किसने कहा था? मैं पहले इसका आंसर आपको बता चुका हूं दोस्तों कि जो टॉलमी थे, इन टॉलमी के द्वारा इसमें कुनिंदरायन जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया गया है किस शासकों के लिए? कुनिंदों के लिए। अच्छा सवाल है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। रही बात यहां पर कनिंघम की, तो सर कनिंघम ने इनको कुनिंद ही कहा था, कुनिंद के नाम से इनको जो है जाना था। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। पाणिनि के शब्दों में मैंने पहले भी कहा दिया है, इनको कुलुंद के नाम से जो है जाना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जूनागढ़ अभिलेख जो कि संस्कृत भाषा का एक प्रमुख अभिलेख है, इसके जो संबंध हम लोग जानते हैं वो है रुद्रदामन से। जो शक शासक रुद्रदामन हुए थे, उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख में उत्तराखंड के इतिहास के संबंध में जानकारी जो है प्रदान करी है। वहीं अगर हम लोग बात करें समुद्रगुप्ता के बारे में, तो समुद्रगुप्त से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति सबसे प्रमुख प्रशस्ति है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, इस प्रयाग प्रशस्ति को इन्हीं के दरबारी कवि जो हरिशैन थे, इन हरिशैन के द्वारा लिखा गया था। वहीं किंग खारवेल या राजा खारवेल की बात करें तो जो उड़ीसा का चेदी वंश था, इस चेदी वंश के एक प्रमुख जो है शासक हुए थे, जिनके द्वारा जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, इस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को लिखा गया था। और वहीं अंत में भानुगुप्ता की बात करें तो भानुगुप्त के द्वारा एरण इंस्क्रिप्शन है, एरण अभिलेख जो है इसको लिखवाया गया था। और ये वही एरण इंस्क्रिप्शन है दोस्तों जिसमें देश में पहली बार जो सती सिस्टम थी या जो सती प्रथा थी, इस सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि जो भानुगुप्ता के सैनिक थे या सेनापति थे जिनका नाम था गोपराज, जब ये युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए थे तो गोपराज की जो पत्नी थी उन्होंने अपने आप को जलती चिता में झोंक दिया था। यानी कि सती सिस्टम का एविडेंस पहली बार एरन इंस्क्रिप्शन में मिलता है जो कि भानुगुप्ता से बिलोंग करता है। और जूनागढ़ जो अभिलेख है इसका जो मतलब संबंध बताया गया है वो ऑप्शन नंबर 3 रुद्रदामन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंहपुर के यादव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं सेन वर्मन, देव वर्मन, ईश्वर वर्मन या सिंह वर्मन। तो मैंने अभी इससे पहले भी आप लोगों के साथ जो है चर्चा करी है कि सेन वर्मन जो है, इन सेन वर्मन को ही सिंहपुर के यादव वंश यानी कि जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन मिलता है या जो हमारे पास लाखामंडल प्रशस्ति मिलती है वहां से इनके बारे में जानकारी मिलती है। इस सिंहपुर जो है यादव वंश जो थे मतलब इनकी जानकारी जो थी राजधानी जो थी वो सिंहपुर में सिचुएटेड थी। ये आप लोग इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख सकते हैं। अंतिम 2 प्रश्नों की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शन हैं केदारखंड, मानसखंड, हिमवंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्कंद पुराण में हिमालय जो है, इस हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है और इसमें से जो गढ़वाल का क्षेत्र है, इस गढ़वाल के क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना गया है जो कि हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो है रीजन माना गया है। वहीं बात करें हम लोग कि मानस खंड किस क्षेत्र को कहा गया है स्कंद पुराण में, तो जो कुमाऊं का रीजन है या जो कुमाऊं का क्षेत्र है, इस कुमाऊं के क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है इसी स्कंद पुराण में। और इसको बताया गया है कि नंदा देवी पर्वत से लेकर यानी कि नंदा देवी से लेकर नंदा देवी पर्वत से लेकर जो कालगिरी तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कुमाऊं यानी कि पुराण में, स्कंद पुराण में मानस खंड के नाम से जाना गया है। इसको भी आप लोग जो है यहां पर याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछे जा सकने के जो है इसके पूरे चांसेस रहते हैं।
अंतिम प्रश्न की आज हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, और ये प्रश्न है कि ग्वारख्या उडियार जो है, ये ग्वारख्या उडियार कहां पर सिचुएटेड है। आपके ऑप्शंस हैं अल्मोड़ा में, चंपावत में, चमोली में या फिर उधम सिंह नगर में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चमोली में। जो डूंगरी गांव है, इस चमोली के डूंगरी गांव में पहली बार जो है श्री राकेश भट्ट जी जो थे, इन राकेश भट्ट जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, इसकी खोज की गई थी। और इस गुफा की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि यहां पर जो चट्टानें मिली हैं, जो भी हमें यहां पर मतलब दीवारें मिलती हैं, वो उन पर पीले और लाल व गुलाबी रंगों का क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। और यहां पर अनेक प्रकार के चित्र मिले, जैसे 41 हमें जो है यहां से आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 30 जो है मानव की आकृतियां हैं, और जो अन्य जो आकृतियां हैं उनमें जो है पशुओं की आकृति यहां पर देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये जो है प्रश्न समझ में आए होंगे, और अगर आपको प्रश्न समझ में आए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।